नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन भर के मुख्य समाचार आपके लिए चुन चुन कर लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज़ादी के बाद देश में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तसाकंज कहा। मोदी है तो देश का डूबना मुमकिन है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने किया भाजपा सरकार का विरोध। भाजपा के 20-50 फार्मूले पर कर्मचारियों ने कहा कि पहले अपने नेताओं को करें रिटायर। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस का हर सिपाही चाहता है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी के राज में देश सबसे पीछे जा चुका है, आजादी के बाद से अब तक सबसे कमजोर देश बन चुका है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों हमें आप ये भी बताइए कि बिहार के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, खबर में अंत तक बने रहिएगा, एक एक खबर आपके लिए जरूरी है। 1947 के बाद सबसे नीचे जा सकती है जीडीपी ग्रोथ रेट। खबर शेयर कर राहुल गांधी ने कसा तंज, मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने आर्थिक मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने बुधवार को एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, मोदी है तो मुमकिन है। केरल के वायनाड से सांसद ने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। दरअसल नारायण मूर्ति ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद में स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सरकार के 20 से 50 फार्मूले का विरोध, कर्मचारियों ने कहा पहले नेताओं को करें रिटायर। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार के 20 से 50 फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठन उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को रिटायर करने से पहले सरकार को स्वास्थ्य के आधार पर सांसद, मंत्रियों और विधायकों को रिटायर करना चाहिए। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसके तहत स्वास्थ्य और काम के आधार पर कर्मचारियों को रिटायर करने का आदेश जारी किया गया है। रमेश राठौड़ ने कहा, सरकार सबसे पहले सांसदों, मंत्रियों, विधायकों का स्वास्थ्य चेक कराए, उनके काम का आकलन करे। सांसद, विधायक और मंत्री भी सरकार का अंग हैं। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है और सरकारी पैसे से इलाज करा रहे हैं तो वो भी जनप्रतिनिधि बनने के अयोग्य हैं। उन्हें भी तत्काल हटाया जाए। शासकीय कर्मचारी का तो शासकीय कार्य के बोझ से स्वास्थ्य खराब होता है। सरकार नई भर्ती नहीं करा रही है। एक एक कर्मचारी पर 4-4 लोगों के काम का बोझ डाल रखा है, इसलिए सरकारी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। संविदा कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। उसने कहा, यदि स्वास्थ्य के आधार पर किसी कर्मचारी को हटाया जाए तो फिर उसकी जगह उसके परिवार के किसी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये है सरकार का आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 से 50 फार्मूले का आदेश जारी किया है। इसके तहत 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यानी CR नंबर 50 से कम है, उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट है और एक बार इलाज के बाद भी अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो उनका साल के अंत में चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन होगा। अगर कर्मचारी खुद रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप कराकर कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस का हर सिपाही राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष देखना चाहता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की नीति में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, जिन व्यक्तियों को कांग्रेस की नीति में विश्वास है उनमें 99% नहीं 100% की राय यह है कि राहुल गांधी जी को आगे बढ़कर एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह भी कहा, इसका निर्णय उचित समय पर कांग्रेस कार्य समिति, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेगी। 2019 के चुनाव के बाद नैतिकता के आधार पर और अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले निर्धारित करते हुए राहुल ने इस्तीफा दिया था। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, पर जो होगा वो
सुखद होगा। वरिष्ठ नेता ने किया आग्रह। उधर केरल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नित्तला ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उन्हें एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग पार्टी के भीतर समय समय पर उठती रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के 15 साल का जवाब 15 माह के कार्यकाल से देगी कांग्रेस, विशेषज्ञों ने तैयार किया काम का ब्यौरा। जी हां दोस्तों, उपचुनावों की तैयारी में जुटे प्रदेश कमलनाथ भाजपा के 15 साल के कार्यों का मुकाबला अपनी सरकार के 15 माह के कार्यकाल से करेंगे। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने विधानसभा में जारी वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया। कांग्रेस विशेषज्ञों की मदद से अपनी सरकार के काम का ब्यौरा तैयार करा रही है। तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट में 50 बिंदुओं का समावेश किया जा रहा है। इनमें उन वचनों का उल्लेख होगा जो कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे किए गए। इन्हें पंपलेट, ब्रोशर, सोशल मीडिया के साथ सभाओं, बैठकों के जरिए जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार ने वचन पत्र के कितने वचन पूरे किए और भाजपा किस तरह अफवाह फैलाने पर आमदा है। इसके साथ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा की 15 साल की विफलताओं को भी जनता के सामने रखने की तैयारी है। ड्राफ्ट तैयार करने में अफसर की भूमिका। कांग्रेस ने ड्राफ्ट तैयार करने में एक रिटायर्ड आईएएस के साथ कुछ अन्य विशेषज्ञों की मदद ली है। भाजपा द्वारा किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस को ज्यादा घेरा जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ने इसी मुद्दे को अपना हथियार बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के नेता कहने लगे हैं कि भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी को आगे बढ़ाए। कांग्रेस का दावा है कि उसके कार्यकाल में लगभग 32 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। भाजपा की सरकार आने के बाद इस पर ब्रेक लग गया। इन वचनों पर होगा कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस ने 50 बिंदुओं का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कर्ज माफी के साथ भाजपा के मुद्दों को उजागर करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस बताएगी कि उसने किस तरह गौ माता का ख्याल रखा। शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया। कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 की। महाकाल एवं ओमकारेश्वर मंदिर परिसर के विकास की शुरुआत की। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। अर्थात कांग्रेस बताएगी कि कांग्रेस ने उन मुद्दों पर भी काम किया जिन्हें भाजपा अपना कहती है। जबकि भाजपा सरकार आने के बाद कांग्रेस द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को रोक दिया गया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह का कहना है कि उपचुनावों में जनता को अपने काम को तो बताएंगे ही, इसके साथ भाजपा सरकार की विफलताओं का भी प्रचार किया जाएगा। सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ घोषणाएं की, उनके ज्यादातर काम कागजों फाइलों तक सीमित रहे। भाजपा सरकार की जो विफलताएं विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों तक पहुंचाई गई थी, एक बार फिर जनता को उनकी याद दिलाई जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा शांत बैठेगी, उसने भी कांग्रेस सरकार की विफलताओं का चिट्ठा तैयार कर रखा है। दोनों दलों में मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की होड़ दिखने के आसार हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहत इंदौरी के निधन पर केजरीवाल, राहुल गांधी ने दुख जताया। पीएम मोदी चुप। जी हां दोस्तों, अपनी शायरी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी का मध्य प्रदेश में निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित इंदौरी को लेकर कला साहित्य के साथ सियासी जगत में भी अफसोस जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राहत इंदौरी के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है। अमित शाह ने भी कुछ नहीं कहा है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के निधन की खबर जानकर बेहद दुख हुआ। आज देश ने एक महान शख्सियत को खो दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख के सहने की शक्ति दे। इस तरह राहुल गांधी लिखते हैं, अब ना मैं हूँ ना बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। अलविदा राहत इंदौरी साहब। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायर राहत इंदौरी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों और चाहने वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, ख्यात शायर, प्रदेश ही नहीं देश की शान राहत इंदौरी साहब के दुखद निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। आज सुबह ही उनके अस्वस्थ होने का समाचार मिला। हम सभी ने दुआ की कि वे जल्द स्वस्थ हों, लेकिन वो हमें यूं अचानक असमय छोड़ जाएंगे, यह विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, सामाजिक सद्भाव के वे हमेशा पक्षधर रहे। उन्होंने अपनी बेजोड़ शायरी से इंदौर शहर का नाम देश भर में रोशन किया। अद्भुत कला की व्यक्तित्व राहत इंदौरी साहब के निधन पर मैं अपनी ओर से परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कमलनाथ ने कहा, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान व परिजनों को व उनके लाखों प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत के इन जिलों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश हो रही है। मंगलवार की रात में नालंदा सहित प्रदेश के जिलों में बारिश हुई है। इधर बुधवार को राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की अक्षीय रेखा अभी बिहार के डेहरी के ऊपर से झारखंड के धनबाद होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी की नमी बिहार में आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है और आगे भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने कहा है कि गुरुवार को रुक रुक कर बारिश होगी। विभाग ने बताया मंगलवार को सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा फारबिसगंज में हुई है। वहीं प्रदेश में तापमान की बात करें तो तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है, लेकिन वातावरण में नमी रहेगी। वर्तमान में हो रही बारिश से दक्षिण बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इस समय धान की फसल खेतों में है और धान की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। वहीं उत्तर बिहार में बारिश के कारण कई नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बारिश होने के बाद से और भी उफान होने के संकेत हैं। उत्तर बिहार में 14 जिले बारिश की चपेट में हैं, जिसमें 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे, चांदी भी टूटी। जी हां दोस्तों, कोरोना के टीके रूस में बनाए जाने की खबर के बाद सोने और चांदी में भारी गिरावट आने लगी है। घरेलू वायदा बाजार में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया और चांदी का भाव रिकॉर्ड स्तर से 17,000 रुपए प्रति किलो टूट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर से $200 प्रति औंस लुढ़क गया और चांदी में भी $6 प्रति औंस से ज्यादा की गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार की सुबह 10:14 बजे सोना के अक्टूबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 1,600 रुपए यानी 3.8% की गिरावट के साथ 50,329 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान सोने का भाव 49,955 रुपए तक टूटा। बीते शुक्रवार को MCX पर सोना रिकॉर्ड 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला था। तब से 6,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं MCX पर चांदी के सितंबर एक्सपायरी अनुबंध में पिछले सत्र से 5,244 रुपए यानी 7.83% की गिरावट के साथ 61,690 रुपए प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान चांदी का भाव 60,910 रुपए प्रति किलो तक टूटा। बीते शुक्रवार को MCX पर चांदी का भाव 77,949 रुपए प्रति किलो तक उछला था, जिसके बाद अब तक चांदी 17,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा लुढ़क चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से $5.90 यानी 2.72% की गिरावट के साथ $1,893.40 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले सोना $1,876.50 प्रति औंस तक टूटा। कॉमेक्स पर सोने का वायदा अनुबंध शुक्रवार को $2,078 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक उछला था, जिसके बाद अब तक सोने का भाव $200 प्रति औंस से ज्यादा टूट चुका है। चांदी के सितंबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 6.82% की गिरावट के साथ $24.27 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले भाव $23.59 प्रति औंस टूटा। बीते सप्ताह चांदी का भाव $29.91 प्रति औंस तक उछला था, जिसके बाद अब तक चांदी $6 प्रति औंस से ज्यादा टूट चुकी है। रूस द्वारा कोरोना का टीका बनाने का दावा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की तेजी पर ब्रेक लग गया है। रूस ने कहा है कि टीके का परीक्षण पूरा हो चुका है और अक्टूबर में यह व्यापक स्तर पर टीकाकरण शुरू होगा। भारत में भी रूसी कोरोना टीके उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस पर विचार के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की बुधवार को एक बैठक होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या है आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल की नई कीमत, यहाँ जानिए। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल भरवाने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पिछले 11 दिनों से पेट्रोल और डीजलों की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर हैं। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल का दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर पर स्थित है। रोजाना सुबह 6 बजे
बदलती है कीमत। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। जाने देश के बड़े शहरों में आज के पेट्रोल डीजल के नए दाम। दिल्ली पेट्रोल 80.43 रुपये और डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई पेट्रोल के दाम 87.19 रुपये और डीजल 80.11 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता पेट्रोल 80.5 रुपये और डीजल 77.6 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई पेट्रोल 80.63 रुपये और डीजल के दाम 78.86 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा पेट्रोल 81.14 रुपये और डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम पेट्रोल 78.69 रुपये और डीजल 74.3 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ पेट्रोल 81.4 रुपये और डीजल 73.77 रुपये प्रति लीटर है। पटना पेट्रोल 83.31 रुपये और डीजल 78.72 रुपये प्रति लीटर है। जयपुर पेट्रोल 87.60 रुपये और डीजल 82.62 रुपये प्रति लीटर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों से अधिक गिरा, निफ्टी 11,300 से नीचे आया। जी हां दोस्तों, नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंकों से अधिक गिर गया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और LNDT में बिकावली देखने को मिली। इस दौरान BSE सेंसेक्स 243.24 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 38,163.77 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 69.60 अंक या 0.61% घटकर 11,252.90 पर था। सेंसेक्स में सबसे अधिक लगभग 2% की गिरावट बजाज फाइनेंस में हुई। इसके अलावा LNDT, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, कोटक बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर SBI, M&M, मारुति और बजाज ऑटो और टाइटन मुनाफे में कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र में सेंसेक्स 224.93 अंक या 0.59% बढ़कर 38,407.1 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 52.35 अंक या 0.46% उछलकर 11,322.50 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सकल आधार पर 1,01,013.66 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी शेयर बाजार की गिरावट के साथ बंद होने के कारण अन्य एशियाई बाजारों की धारणा कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर कारखाने के उत्पादन में कमजोर आंकड़ों ने भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। IPL के आयोजन के लिए ECB को BCCI से मिली अनुमति। जी हां दोस्तों, अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि UAE में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का आयोजन करने के लिए उसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से आधिकारिक अनुमति मिल गई है। ECB चेयरमैन शेख नहायन मुबारक अल नहायन ने ECB की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा, हमारे लिए यह वाकई बहुत ही खुशी की बात है कि उस खेल की मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है जिस टूर्नामेंट को यहाँ इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में होना ताकि IPL को पूरी दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाले समुदाय के बीच लाया जा सके। मौजूदा टूर्नामेंट ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा ही जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है और हम इसे महत्व दे रहे हैं। यह UAE में होने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा और हमारी टीम हर तरह से सहयोग करके इसे यादगार बनाएगी। IPL के मैच अबू धाबी, दुबई और शारजाह में होंगे। टीमें 20 अगस्त के बाद UAE रवाना होने लगेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नई टोयोटा फॉर्च्यूनर फेस लिफ्ट टेस्ट के दौरान आई नजर। जी हां दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया ने अपनी SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर के TRD लिमिटेड एडिशन को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस कार के विशेष तौर पर भारत के लिए ही तैयार किया गया है, जिसमें कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट दिए गए हैं। इस कार की शुरुआती कीमत 34.98 लाख रुपए रखी गई है। कुछ समय पहले ही टोयोटा फॉर्च्यूनर फेस लिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस कार को टेस्ट के दौरान देखा गया है। माना जा रहा है कि 2021 टोयोटा फॉर्च्यूनर फेस लिफ्ट को साल 2021 के शुरुआत में ही भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।